हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारी एक वीडियो पीवाईक्यू एक नज़र पे आती है, आपको सामने दिख भी रहा होगा, यूपीएससी पीवाईक्यू 2015 एक नज़र में। तो यहाँ एक नज़र का मतलब क्या होता है? एक नज़र का मतलब ये है कि हम आपको इस तरह से बताएं कि जिससे क्या हो कि आप जो भी आगे पढ़ें उसमें आपको इन पीवाईक्यू से, ये जो पीवाईक्यू है इनके माध्यम से आपको एक लाभ मिले कि हम आगे जो भी पढ़ें तो हमारी एक तो दिशा तय हो सके कि हम फालतू का इधर उधर का कुछ भी ना पढ़ें। ठीक है। और एक बात ये होती है कि हमारी बाउंड्री सेट हो जाए कि भाई इस बाउंड्री के बाहर हमको कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक दिशा मिल जाए और बाउंड्री हमारी सेट हो जाए। तो हमको सबसे पहले क्या होता है कि हमको सिलेबस देखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ प्री का हमने सिलेबस लगा रखा है। मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ, चाहे उत्तर लेखन पढ़ाता हूँ, उत्तर लेखन कराता हूँ, या कोई भी जानकारी देता हूँ या नया वीडियो भी कुछ लाऊंगा, तो उसको हमेशा पीवाईक्यू और सिलेबस के साथ साथ जो है जोड़ करके देखता हूँ। तो जैसे हमको लगता है कि प्री का सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है, तो मेंस के सिलेबस को देखते हैं। मेंस को भी लगता है कि हमें उतना डिफाइन नहीं दिख रहा, तो हम पीवाईक्यू पे जाते हैं। और जब पीवाईक्यू पे भी नहीं समझ में आता है तो फिर हमारे पास कोई और विकल्प नहीं होता, तो हमें बार बार पीवाईक्यू, क्योंकि और तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो हमें बार बार पीवाईक्यू सिलेबस और सिलेबस और पीवाईक्यू हमें बार बार देखना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमें एक दिशा मिल सकेगी, क्योंकि भाई और कोई तो ऑप्शन नहीं है। तो हमारे लिए इतनी जानकारी हमें पीवाईक्यू और सिलेबस देख के मिल जाती है कि हम आगे जो है 50 से 60% क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में हो जाएंगे, 50 से 70% क्वेश्चनों को। इतना आपने कर लिया तो आप तो सबसे आगे पहुंच जाओगे। सिलेक्शन तो आपका प्री में तो होगा ही होगा, मतलब क्वालिफाई तो आप प्री होंगे ही होंगे। और उसके साथ मेंस इंटरव्यू भी कॉल आपकी आएगी, अगर आप ठीक से उत्तर लेखन भी करते हैं। उत्तर लेखन अभी हमने थोड़ा सा ब्रेक कर रखा है, क्योंकि हम इस पर काम कर रहे हैं कि पीवाईक्यू और एनालिसिस वीडियो पर भी काम कर रहे हैं कि इसके बाद जैसे ही इसको हम समाप्त करें तेजी से, तो हम एनालिसिस पे भी आ जाएं कि भाई 2011 से लेकर के 2025 तक के जो भी प्रश्न हो उनका जो है एक एनालिसिस लेकर के आए, जिससे क्या होगा इन्हीं को आप पेपर के टाइम में हल करके देख करके चले जाओ, आपका काम हो जाए। ठीक। और बाकी 1979 से हमारी कोशिश है कि 2025 तक के पेपरों के हम एमसीक्यू रूप में आपको जो है पेपर प्रोवाइड कराएंगे कि आप परीक्षा टाइम में इनकी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो हम इस पर भी काम करेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आप जब 1979 से यूपीएससी को देखोगे 2025 तक के पीवाईक्यू प्रीलिम्स की, ठीक है, मेंस का तो भाई पैटर्न चेंज होता रहा है तो उसको तो हम नहीं कह सकते। प्रीलिम्स का आप पीवाईक्यू देख लोगे तो आपका प्रीलिम्स तो रुक ही नहीं पाएगा। बस आपको ये है कि हमारी जो ये पीवाईक्यू एक नज़र चल रहा है तो इसको आप देखते रहिए। इससे क्या होगी, आपकी दिशा तय हो जाएगी कि आप सही चीज़ पढ़ सकोगे। ठीक है, तो हम चलते सीधे सिलेबस पे। तो सिलेबस हमारा जो है यहाँ पर दिया हुआ प्रीलिम्स का सिलेबस, समान अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट होता है, और जो सीसेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समान अध्ययन प्रश्न पत्र द्वितीय। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न पत्र दो है, पहला है, तो हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफाइन है। इसमें क्या लिख दिया है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब इसके अलावा तो कल्चर से भी तो प्रश्न पूछ लेता है प्रीलिम्स में, तो हमको फिर यहीं पर पीवाईक्यू की जरूरत पड़ती है। अब पीवाईक्यू देख लिया तो आपका लगभग तैयारी आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये घुमा रहा है। फिर इसके बाद हम मेंस के सिलेबस को देखते हैं। प्रीलिम्स का तो देख लिया, प्रीलिम्स में डिफाइन नहीं है, तो मेंस का देखते हैं। तो मेंस हमें कुछ हद तक डिफाइन होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जब हम मेंस के मेंस की जब तैयारी कर रहे होते हैं तब हमको ये लगता है कि मेंस का भी उस हिसाब से डिफाइन है, तो फिर हम मेंस के पीवाईक्यू देखते हैं। उत्तर लेखन में करा ही रहा हूँ आपको, तो आप उसको देख भी सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल समाज, तो हम यहाँ पर ये भूगोल और समाज को छोड़ देंगे। भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व इतिहास, तो विश्व इतिहास को भी यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि हम प्रीलिम्स को देख रहे हैं, तो विश्व इतिहास को भी यहाँ पर हमने छोड़ दिया। यही तरीका होता है देखिए पढ़ने का कि हमको क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, तो यहीं पर से तय हो जाता है कि आप क्या क्या चीज़। अब पता चल रहा है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करो, फिर लगेगा लालच की यार विश्व इतिहास भी पढ़ ले, तो लालच पे नहीं जाना है हमको। जो चीज़ें बताई गई बस उस पर हमको फोकस रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उन्हीं चीज़ों को, तो यहाँ पर क्या दिया, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल था, इसका मतलब प्राचीन काल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस मध्यकालीन प्लस आधुनिक, तो इसका मतलब बीच में उसने इतनी बात कह दी। तक के कला के रूप, अब कला के कौन कौन से रूप होते हैं, ठीक, वो सारे रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ठीक, यहाँ पर कला में भी कई सारे रूप होते हैं ना, जैसे मूर्ति कला, हाँ, स्थापत्य कला, इस तरह से। तो आप जब उसको देखोगे तो आप इसको, तो अब आपको यहाँ पर पीवाईक्यू की जरूरत पड़ती है। अब इतना आपको डिफाइन कर दिया उसने, तो आप पीवाईक्यू देखिए कि इससे संबंधित यूपीएससी ने कैसे कैसे प्रश्न बनाए, कला के रूप में किस तरह के प्रश्न बनाए। ठीक है, फिर आप देखिए 18वीं सदी के लगभग मध्य से, अब आपको 1757 जैसे जब अंग्रेज प्रवेश करना भारत में शुरू किया तब से आपको देखना कि 18वीं सदी लगभग 1700 ईस्वी के आसपास से देखना है आपको। ठीक है, बाकी पीछे का जब आप थोड़ा सा देख लोगे कि जब विदेशी भारत के अंदर प्रवेश करने लगे वास्को डी गामा के आसपास से, तब से आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि मिल जाती, तो आपको समझ में बेहतर आता। बाकी आपको पढ़ना सिर्फ 1700 के आसपास से, 18वीं सदी का मतलब 1700 ईस्वी के लगभग मध्य से, मतलब वही 1757 में मैंने बताया ना, सब प्लासी के युद्ध के आसपास से स्टार्ट करना है। मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास। अब महत्वपूर्ण घटनाएं, उसमें भी महत्वपूर्ण, मतलब कि महत्वपूर्ण चीज़ें देखनी, ये नहीं कि हर चीज़ पढ़नी है, व्यक्तित्व और विषय। ठीक, तो इसके लिए आप जो है हमने उस दिन बुक लिस्ट की वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चों ने कहा कि स्पेक्ट्रम सर पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, देखिए मैंने नहीं पढ़ी तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बाकी आपको लगता है कि अगर उससे तैयारी आपकी बेहतर हो सकती है तो आप बिल्कुल पढ़िए, मैं मना नहीं करूँगा। ठीक है, फिर स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, अब देखिए 1857 का है ना महासंग्राम, फिर उसके देश के विभिन्न, फिर उसके 1947 के आसपास का है,
तो उसको सबको देखना है आपको, ठीक है। विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उनका योगदान, तो जैसे गांधी जी हो गए, है ना, इनका योगदान, मोतीलाल नेहरू हो गए, और भी जो बड़े बड़े भगत सिंह हो गए, इनका योगदान भी देखना है। फिर स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण, अब इसी के लिए मैंने जो पुस्तक बताई थी 12th क्लास की पॉलिटी की, ठीक है, मतलब स्वतंत्र मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट आपको पढ़ना चाहिए, ये सब देखिए आप, ठीक। तो स्वतंत्रता के बाद जो भी एकीकरण, फिर इसके बाद विश्व इतिहास आता है, इसकी हम चर्चा करेंगे नहीं। तो आपको मेंस का सिलेबस जरूर देखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको डिफाइन नहीं है, तो हम मेंस के सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू को देखेंगे। तो पीवाईक्यू बहुत देखना जरूरी है, चाहे मेंस के स्तर पे हो चाहे प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स का पेपर नजदीक आ रहा था, हम लोग प्रीलिम्स के पीवाईक्यू ज्यादा देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको सीखना क्या है, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा, ये स्टेटस दिया गया है। अब देखिए ये करंट का विषय है, आपको मैं बता दूंगा आंसर की ये चीज़ है भाई, कोई भी आंसर ऊपर से नीचे रट के आ जाऊंगा, आपको बता दूंगा, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। इससे लाभ क्या मिलेगा कि आपसे अब आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि जब भी आप करंट पढ़ें आर्ट एंड कल्चर का, तो आपके दिमाग में ये हो कि शास्त्रीय लैंग्वेज से संबंधित यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है, क्लासिकल लैंग्वेज। तो अगली बार अगर आप करंट पढ़ रहे हो, आर्ट एंड कल्चर में कोई नई भाषा जोड़ी जाए, तो आपका दिमाग सेट हो जाए कि यूपीएससी ने इससे पहले पूछा था, अगली बार ना बना दे। तो अब आपको पढ़ते समय ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक। यही चीज़, बस यही हमको सीखना है कि यूपीएससी इस टाइप का प्रश्न बनाता रहा है। यह आपको किसी भी एमसीक्यू सॉल्व करते समय नहीं मिलेगा, ना आपके किसी टेस्ट सीरीज में मिलेगा, यह आपको सिर्फ यूपीएससी के पीवाईक्यू हल करते समय ही समझ में आएगा। फिर देखिए कलमकारी चित्रकला रेफर करती है, निर्दिष्ट करती है। अब ये देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक। कलमकारी चित्रकला अब ये चलता रहता है, आप अभी मैं 2-3 दिन के अंदर जो है, जो बड़ी संस्थान है, आप लोग जिसकी करंट अफेयर पढ़ते हो, उसी के करंट अफेयर के लिए मैंने द हिंदू मैंने जो है खुद मैं पढ़ रहा हूँ, उसके नोट्स बना रहा हूँ। आप लोगों की मुझे उसमें रुचि समझ में नहीं आ रही, तो मैं उसके लिए करंट अफेयर के लिए अलग से मैगजीन का भी एक सोर्स लेकर के आ रहा हूँ, जो आपको सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कहोगे तो मैगजीन जो है अप्रैल 2025 से लेकर के अभी तक की सारी मैगजीन दिसंबर तक करा देंगे, और दिसंबर के बाद मार्च तक 2026 मार्च तक के सारे अप्रैल तक के करंट अफेयर आपको मैगजीन से कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए हम एक एक पार्ट लेकर आए, जैसे पॉलिटी स्टार्ट किया तो पॉलिटी का सारा करंट अफेयर एक साथ, फिर इकोनॉमी स्टार्ट किया तो इकोनॉमी के एक साथ, आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट किया तो आर्ट एंड कल्चर के एक साथ, ठीक। इस तरह से हमको करना है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत जल्दी इसको लेकर के हम आ जाएंगे, ठीक है। तो चलते सीधे, तो इसमें दिया हुआ, तो ये आपको कलमकारी चित्रकला, इसके बारे में थोड़ा गूगल करके देख लो कि होती क्या है। बाकी अगली बार क्या है कि इससे ये प्रश्न नहीं बनेगा, अगली बार ये बन जाएगा प्रश्न कि यूपीएससी कुछ नई चीज चल रही होगी तो उससे संबंधित प्रश्न बना देगा। तो उसमें कैसे कैसे यूपीएससी पूछता है, जैसे यहाँ पर लिखा कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है किसको, तो दक्षिण भारत सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। अब यूपीएससी अगली बार जब कोई करंट का विषय चल रहा होगा तो उससे संबंधित कैसे कैसे ऑप्शन रखेगा, तो ऑप्शन आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा कि पूर्वोत्तर भारत में बॉस के हाथ से किया गया चित्रांकन, फिर भारत के पश्चिम हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे, ये ब्लॉक से की गई चित्रकारी, फिर उत्तर पश्चिम भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र का हाथ से की गई चित्रकारी। तो यूपीएससी ऐसे प्रश्न रखता है, इसका मतलब व्यवहारिक प्रश्न पूछ रहा है, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको पढ़ते समय ये ध्यान रखना कि यूपीएससी अगली बार कैसे ऑप्शन रखेगा, कैसे प्रश्न बनाएगा, तो ये पढ़ते समय आ जाना चाहिए। अब आपको कोई कोचिंग वाला ये नहीं बताएगा, केवल वो कोचिंग वाले आपसे ये बोल देते हैं कि आपको ये पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए का मतलब क्या, पढ़ना ही नहीं है, समझना है और आगे हमको कैसे तय करना है, ये चीज़ें हमको यहाँ पर सीखने को मिलती है। चलते हैं फिर, निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो पहले आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में 1885 से थोड़ा सा पढ़ना है, उसके और भी चीज़ें देखनी कि उसके पहले कौन कौन से सदस्य बनाए गए। मुस्लिम सदस्य यूपीएससी में पूछे हुए मुस्लिम सदस्य कौन थे, फिर उसमें हिंदू सदस्य पूछ लेता है इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ लेगा कि और कौन कौन से सदस्य किस किस समाज से बने, किस किस समुदाय से, तो वो 2-3 शुरू के याद रखने हैं। और फिर मेन जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन कौन सा जो सत्र है महत्वपूर्ण है ना, इस तरह से। तो इसमें लिखा हो विभाजन के परिणाम नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। अब ये आपको ये चीज़ें याद रखनी। तो पहले आपको स्वदेशी आंदोलन जाकर के पढ़ना क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन देखो क्या है, सविनय गंगा आंदोलन क्या है, ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या है। तो आपको पहली बात तो जो है आधुनिक भारत पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। ये 1757 से आप उठा लो और धीरे से पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे डेली जो है 10-20 पन्ने का सोचो कि 10-20 पन्ने मुझे पढ़ने, ठीक है। और उसके बाद शाम को मैं ये ले ही आता हूँ एक नज़र, इससे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, अपनी दिशा तय कर लो कि क्या चीज़ हमको पढ़नी क्या छोड़नी है, ठीक है। फिर इसके बाद भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में कथनों पर निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। अब ये देखिए आर्ट एंड कल्चर से, तो आपको हमेशा याद रखनी कि भारतीय कला और पुरातात्विक इतिहास में निम्नलिखित किस एक का सबसे पहले निर्माण किया। तो इसका मतलब यूपीएससी समय भी पूछता है, तो अगली बार जब भी पढ़ो तो आपको मोटा मोटा सन याद नहीं रखना कि 1905 में कोई चीज़ हुई ये याद रख लें, ऐसा कुछ नहीं करना है। वो स्वाभाविक है कि 2-3 बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। बाकी आपको ये रखना है मोटा मोटा कि पहले क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया। यूपी पीसीएस में भी इस बार ऐसे सवाल आए, तो आपको हल करते समय इसमें भी फायदा मिल जाएगा। तो ये देखिए भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, इसको आप देख लो और इसको मैप में भी देख लो कहाँ पर है, ठीक है। थौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित वराम मूर्ति, इस तरह से, ठीक है।
इनको देखो, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानो, बाकी आप जब पढ़ रहे होगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। तो हमको यहाँ पर केवल ये सीखना है कि आगे हमको क्या कैसे तैयारी करनी है, ठीक। फिर यहाँ पे भारतीय इतिहास के तनु निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। अब इन पे भी ध्यान रखना, अनिवार्य तत्व है, ठीक है। अब यहाँ पर अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्लभ प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, ठीक। अब इनमें क्या सही है, तो पहले आपको ये देखना है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था क्या थी, अब ये कब से स्टार्ट हुई। तो पहले आपको ये पढ़ना है। जब आप ये पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक ही सवाल कर लोगे, ठीक। तो इनको पढ़ना है और ध्यान रखना कि अगली बार ये किसी और व्यवस्था से तो प्रश्न नहीं बना देगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक। फिर आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, इसने भारतीय न्यायालय की शक्ति का विस्तार किया, फिर इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। अब ये जो है कैबिनेट मिशन आपको पढ़ना है। तो आधुनिक भारत जब पढ़ रहे हो तो आपको ये सब मिलेगा। कैबिनेट मिशन कब आया है ना, कब इसका विरोध हुआ, किस तरह से क्या चीज़ें थी, उसके पहले कौन कौन से मिशन आए, क्रिप्स मिशन आए, इस तरह से आपको जो भी, फिर उसके पहले आंदोलन पढ़ लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया, सहयोग आंदोलन क्या था, ये सब एक सीक्वेंस से पढ़ो, क्योंकि अगली बार यूपीएससी प्रश्न बनाएगा एक सीक्वेंस रख देगा। असहयोग आंदोलन रख देगा, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, असहयोग आंदोलन लिख देगा, फिर क्रिप्स मिशन लिख देगा, ठीक है, फिर लिख देगा कैबिनेट मिशन लिख देगा, ठीक है, और एक दो और लिख देगा, और फिर कहेगा सीक्वेंस में रखो कि समय के कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो ये समय पहले क्वेश्चन, इसीलिए तो मैंने पीछे वाला दिखाया कि समय पूछता रहता है यूपीएससी इस तरह से कि कब कौन सी चीज़ें हुई, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह से आप पढ़िए। जब इनको आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आप एलिमिनेट भी कर लोगे, समझ में भी आ जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसलिए हमको मटेरियल कम से कम रखना है और रिवीजन, मटेरियल कम से कम और रिवीजन बार बार, रिवीजन अधिक से अधिक, ठीक, इस तरह से करना है। फिर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कथनों पर विचार कीजिए, इनको जरूर पढ़ा करिए और यहाँ पर ये देखा करिए कि सही है कि गलत, ये भी ध्यान रखा करिए, क्योंकि कई बार नहीं लिख देता, सही नहीं है और आप उत्तर लिख दोगे बाद में गलत करके आ जाते हो। तो यहाँ पर लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब देखिए यहाँ पर पूछा, वही चीज़ मैंने कांग्रेस की बताई थी आपको, यहाँ पर क्या बताया था कि कांग्रेस के बारे में पढ़ो तो आप पहले उनके अध्यक्ष देख लो कौन से। अब यूपीएससी ऐसे तो प्रश्न बनाता है, अब यहाँ पर कैसे बना दिए, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना, फिर कहेगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना। तो यहीं पर अब जैसे यहाँ पर लिखा, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अब आपको ये लगा कि पहली भारतीय थी कि पहले और कोई महिला थी, तो इस तरह से आप एलिमिनेट करोगे कि यार ये तो गलत समझ में आ रहा है। तो जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तब ये चीज़ें एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। चलते सीधे अगले प्रश्न पे। आपको समझ में आ गया ना, कहीं पर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया। पहले तो तंजौर तट आप देखो कहाँ पर है, तो मैपिंग से आपको बहुत सारी चीज़ें, आपके व्यूज़ जो हैं खुल जाते हैं, आपके दिमाग में जो है चीज़ें बसने लगती हैं। फिर उसके बाद इनके बारे में देखो कि कौन कौन से थे। तो 1930 का नमक कानून पहले पढ़ो, तो आप जो भी किताब पढ़ रहे हो उसमें ये चीज़ें देखो जा करके, ठीक है। ज़्यादातर किताबों पे ही खोजा करिए, गूगल पे आप कर लोगे वो मज़ा नहीं मिलेगा। जब आप खोज के मेहनत करके पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाती हैं और भी चीज़ें दिख जाती हैं अगल बगल, है ना। फिर अगर आप गूगल पे ये, तो ये दिमाग में हो कि हम बिल्कुल केंद्रित हो कि गूगल में जो चीज़ सर्च करें बस उतना ही देखें। ये नहीं कि मोबाइल ऐप चलाने लगे फिर कुछ और दिखने लगा तो फिर वो भी शुरू हो गया देखना। फिर कह रहा है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी, पहले तो ये देखो कृष्णा नदी कहाँ है, फिर उसकी सहायक नदी देखो, कि दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। अब ये देखिए कि यूपीएससी ऐसे किसी कथन को उठा के रख देता है, तो एनसीईआरटी को प्राथमिकता दो कि पता लगे कि एनसीईआरटी को ही यहाँ से उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी मैं 2020 का प्रश्न आपको दिखाऊंगा, सेम टू सेम 6th क्लास की एनसीईआरटी से उठाया गया प्रश्न है, ठीक है। आपको खुद समझ में कि यार ये चीज़ कैसे उठा दिया, तो कॉपी पेस्ट करता है यूपीएससी एनसीईआरटी को, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनके बारे में पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर हल कराने नहीं आया, आपको प्रकृति बताने आया हूँ कि कैसे यूपीएससी पूछता है। फिर कह रहा निम्नलिखित, अब देखिए मध्यकालीन से पूछ ले, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या क्या देखने को मिला। तो पहले यहाँ पर प्रयोग कर सही उत्तर का चयन, इसको जरूर पढ़ लिया करिए नीचे। फिर क्या देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, ठीक। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला मेहराब गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूर या तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। इस तरह से आपको देखना है। अब कैसे प्रश्न आता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ठीक से पढ़ोगे। इसके लिए सिर्फ आपको सतीश चंद्रा सर की 12th क्लास की एनसीईआरटी मैंने बताई है, केवल उसी को जो है पढ़ना और कुछ फालतू इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है। अब मैंने ये चीज़ पहले भी एनसीईआरटी जब मैं पढ़ा रहा था 6th क्लास की 7th क्लास की, तब मैंने इसकी चर्चा करी थी शायद, ठीक है। शायद ये रिपीट भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। तो इसके लिए मैप देखो कि बुद्ध कहाँ कहाँ पर गए,
ठीक है। तो जब आप मैप उठा के देखोगे भारत का तो आपको समझ में आ जाएगा कि बुद्ध जो है इधर नहीं गए, पश्चिम की तरफ नहीं गए, कि पूर्व की तरफ नहीं गए, कि दक्षिण की तरफ गए, इस तरह से कि दक्षिण की तरफ तो गए। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर लोगे। तो पहले आपको अवंती देखनी कि कौन कौन से, पहले या तो सिंपल है कि आप जब पढ़ोगे कोई किताब तो आपको पहले समझ में आ जाएगा कि यार ये चीज़ें हमको दिखी नहीं, कौशल और मगध तो दिखा लेकिन अवंती और गंधार हमको नहीं समझ में आ रहा था। ये अवंती दिख रहा था, कौशल नहीं दिख रहा था, गंधार दिख रहा था, मगध नहीं दिख रहा था, मतलब कुछ भी मैं यहाँ बताने नहीं जा रहा हूँ आपको। ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे तो ऑटोमेटिक जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप एलिमिनेट कर लोगे। ठीक। फिर हम चलते हैं। अब इसमें देखिए मध्यकालीन भारत, भारतीय राज्य, वर्तमान क्षेत्र। ठीक है। तो चंपक किससे है, दुर्गार किससे, कुलूत किससे, इसको थोड़ा सा मैप में देख लो। अगली बार क्या होगा कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको क्षेत्र जरूर देखो कि कौन से क्षेत्र में कौन सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अगली बार यूपीएससी उसको रख देगा। ठीक है। ज़्यादातर करंट को ध्यान रखा करिए, करंट में कोई चीज़ चल रही होती तब यूपीएससी ज़्यादा बनाता है प्रश्न। ठीक है। फिर सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। अब देखिए ये सब जब पढ़ोगे ना तो ये सब चीज़ें वही कथन वहीं से बिटवीन द लाइन से उठा उठा करके यूपीएससी बनाता है। मतलब कोई कथन ऐसे लिखा हुआ है तो यूपीएससी पढ़ेगा, मतलब उनके जो एग्जामिनर होते हैं वो पढ़ते रहते हैं, उन्हीं में से ये पता लगता है कि इससे क्वेश्चन बनाना है, इसी कथन को नीचे रख देना है, फिर ये कथन रख देना है और इसी में से एक कथन और उठाएंगे, इसमें नहीं लगा देंगे, हाँ लिखा हुआ लेकिन नहीं कर देंगे। तो आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप काट लोगे, नहीं तो बाहर चले जाओ। ये सरवारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। तो आपको इनमें से पढ़ना है। फिर एलिमिनेशन मेथड। ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन भारत के उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे, उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे, इनमें से कौन थे, अब इनमें से तय करना है आपको। तो दादा भाई नौरोजी थे क्या, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे क्या, आरसी दत्त थे क्या, इस तरह से आप देखिए। फिर रॉलेट सत्याग्रह, इसको देखो ये क्यों था, क्यों आया था, इसका विरोध कैसे हुआ। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। इस तरह से आपको ध्यान से पढ़ना है। जब आप 1920 के बाद का इतिहास पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक। 1919 का अधिनियम वगैरह पढ़ोगे ना तो ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत धीमे धीमे। अभी देखिए प्रीलिम्स के लिए 2026 के लिए बहुत समय, मतलब बहुत का मतलब समय वैसे देखा जाए तो कम है, लेकिन आप अगर अभी से थोड़ा सा अगर 20-20 पेज भी पढ़ते रहोगे इतिहास तो आपका आराम से जो है प्रीलिम्स निकल जाएगा, मतलब इतिहास के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। और इसके बाद मैं साइंस का वीडियो भी लेकर के आ रहा हूँ 10 मिनट बाद। ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।